हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 7 फरवरी को हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल द हिंदू से लिए गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। डीलिमिटेशन क्या होता है, परिसीमन के बारे में समझेंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, डीलिमिटेशन कमीशन कैसे बनाया जाता है, कौन कौन मेंबर होते हैं, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। और इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के, वो चीज़ें भी अपन डिस्कस करेंगे। जो मेंस एस्पेक्ट हैं वो भी कवर किए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है लॉ इज़ नॉट इनफ। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पर्सनल आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरकार ने एक नया बिल लेकर आई है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल। जो गवर्नमेंट पेपर में लीक हो रहे हैं उसको कैसे कर्ब किया जाए, जो मेल प्रैक्टिसेस हो रही है उसे कैसे रोका जाए। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं इन्हीं सब एग्ज़ाम्स की। लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है सिग्नल फ्रॉम इंडस्ट्री। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री का जो है डेटा रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। 2020-21 और 21-22 का डेटा है, इम्पॉर्टेंट है। मेंस में आप ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। और आप नीचे भी लिंक में क्लिक करेंगे मोर में, तो वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस साल 2024 में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिख सकता है। प्रीलिम्स 2024 के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज पर से के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले कुछ सालों में हमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं दिखे हैं, न्यूज़ में भी है और बहुत चांसेस हैं आपको इस साल प्री में क्वेश्चन दिखने के। समझते हैं, शुरू करते हैं आर्टिकल। क्या बोल रहा है द स्टोरी सो फार। द डीलिमिटेशन of constituencies for the Lok Sabha and the state legislative assembly to be carried out on the basis of first census after 2026। ठीक है, ये हमें पता था कि डीलिमिटेशन जो एक्सरसाइज है वो 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा, आई मीन 2031 में, तब जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट की जाएगी। क्योंकि हमने 2026 में फ्रीज करके रखा था, डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। तो 2031 में के जो सेंसस है उसके बाद जो है ये एक्सरसाइज होनी थी, लेकिन कोविड के कारण 2021 वाला सेंसस पोस्टपोन हो गया है और अब 2024 आ गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2026 के बाद ही ये सेंसस हो। और अगर 2026 के बाद अगर सेंसस होता है तो उसके तुरंत बाद डीलिमिटेशन कमीशन हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। क्या होता है डीलिमिटेशन, पहले वो समझते हैं। व्हाट इज़ डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन को हिंदी में परिसीमन भी कहते हैं। It means the process of fixing the number of seats and boundaries of territorial constituency in each state for Lok Sabha and Legislative Assembly। ठीक है, बेसिकली डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि जो लोक सभा है उसमें 545 सीट्स हैं, इसको फिक्स करना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और स्टेट में जो असेंबलीज़ हैं उनकी सीट फिक्स करना। इसके अलावा भी डीलिमिटेशन क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है उसके साइज़ को भी क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है पॉपुलेशन के हिसाब से। ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, डीलिमिटेशन कहते हैं, परिसीमन कहते हैं। इस एक्सरसाइज में SC/ST से रिलेटेड जो रिजर्वेशंस हैं वो भी दिए जाते हैं। सीट्स भी डिटरमाइन की जाती कि कौन सी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो SC के होगी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी ST के लिए रिजर्व होगी। तो ये जो है सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330 एंड 332 किया जाता है। फिलहाल जो है हम जो रिजर्वेशन है वो किस सेंसस से कर रहे हैं, 2001 सेंसस से कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। इसके अलावा आर्टिकल 82 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कट कहा है कि
जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो डिसाइड होगी आफ्टर एवरी सेंसस, लोकसभा की और जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट तो है, आपको आर्टिकल 82 और 170 तो पता होगा, हर सेंसस के बाद आपको जो सीट्स है उसको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ाना घटाना है और रीएडजस्ट करना है। इसी को बेसिकली क्या कहा जाता है, डीलिमिटेशन कहा जाता है। डीलिमिटेशन करने के लिए, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाता है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात की जा रही है, तो डीलिमिटेशन कमीशन को स्टैट्यूटरी बॉडी कह सकते हैं हम। अभी तक के अगर देखेंगे तो जो सेंसस हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 एंड 170, 1951 सेंसस के बाद 61, 71, ये 3 सेंसस के बाद डीलिमिटेशन प्रॉपर हुआ है। 81, 91 में डीलिमिटेशन नहीं हुआ है। उसके बाद डीलिमिटेशन जो कमीशन की स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन 2001 में किया गया था, 2011 में नहीं हुई है ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, डीलिमिटेशन के बारे में चीज़ें हो गई। अब समझ लेते हैं डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो एक्ट के हिसाब से डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है ना। It's a high powered committee entrusted with the task of drawing and redrawing boundaries of different constituency for state assembly and लोक सभा इलेक्शन। जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए ये क्या करते हैं, बाउंड्रीज को ड्रॉ रिड्रॉ करते हैं और ये कमेटी को टास्क दिया जाता है। इस कमेटी को अपॉइंट कौन करता है, इट इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये की है, ये सारी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। डायरेक्टली डीलिमिटेशन पे आपको सवाल पूछा जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिटायर्ड ऑब्लिक वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज, जो कि चेयरपर्सन होते हैं, ये याद रखना है, वर्किंग भी है यहाँ पर। नेक्स्ट ईसी, इलेक्शन कमिश्नर्स जो होंगे वो भी इसका पार्ट होंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का डिलिमिटेशन किया जा रहा है तो कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इसमें इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। इट्स ऑर्डर कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, एज इट इज़ लाइन आपको याद रखना है। ये लोग जो ऑर्डर फाइनल निकालेंगे, जो फाइनली डिलिमिटेशन होगा, उसे किसी भी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑर्डर कैन बी लेड बिफोर लोकसभा एंड असेंबलीज कंसर्न बट दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो जो ऑर्डर होगा उसको आप उसको पटल पर रख सकते हैं, केवल और केवल लोकसभा, राज्यसभा यहाँ पर नहीं है। इन केस आपको यहाँ पार्लियामेंट लिख दिया जाता है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये छोटे छोटे जो चेंजेस हैं उसको ध्यान रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो लोकसभा और जो इस असेंबली है, अगर उनकी पटल पर रखा जाता है ऑर्डर तो उसे रखा जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा। लोकसभा क्यों, राज्यसभा क्यों नहीं? क्योंकि यार ऑब्वियस है, हम लोग लोकसभा इलेक्शन के लिए ही तो कर रहे हैं, बाउंड्री एडजस्ट, सीट्स बढ़ाना घटाना, तो इसलिए लोकसभा में उस जो ऑर्डर है उसको रखा जाता है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया डीलिमिटेशन कमीशन और उसके बारे में ये पर्टिकुलर इस पे सवाल भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170 में क्लियर कट लिखा है, हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाए, बाउंड्री एडजस्ट की जाए, सीट एडजस्ट की जाए। इसके अलावा भी अगर नॉर्मल बात करें तो डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए करना पड़ेगा ना। डेमोक्रेसी क्या होता है, रूल ऑफ पीपल, रूल और गवर्नमेंट बाय द पीपल। ठीक, तो मान लीजिए पॉपुलेशन चेंज होती जा रही है, पॉपुलेशन बदलती जा रही है, और अगर पॉपुलेशन चेंज होते जाएगी उसके हिसाब से लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा। तो डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए हमें हमेशा क्या करना होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से ये सारे एडजस्टमेंट करने होंगे, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करनी होगी। द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा बेस्ड ऑन 1951, 61 एंड 71 सेंसस वॉज फिक्स्ड एट 494, 522 एंड 543। उस समय पॉपुलेशन कितनी थी, 543 टाइम 54.8 करोड़। तो आज पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है लेकिन स्टिल हमारे यहाँ जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 545 ही है ना। और 545 ही है, इसका मतलब 10.1 लाख पर सीट किस समय था,
1971 में अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग लेवल पर पहुंच गया होगा। अभी की पॉपुलेशन के हिसाब से एक एमपी 20 लाख के आसपास, 18 से 20 लाख के आसपास लोगों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि हमें अगर 10 लाख पर सीट करना है तो यहाँ पर एक एमपी की जगह 2 एमपी करने पड़ेंगे, और जो सीट्स होगी 543 से जस्ट डबल हो जाएगी आज की करंट पॉपुलेशन के हिसाब से। तो हमने क्या कर दिया, इसे फ्रीज कर दिया है 1971 के जो सेंसस हैं उसके हिसाब से। जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही थी उसको रोक दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? टू एनकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। जो बहुत सारे उस समय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन चल रहा था 70s के समय में, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेट जो है अब इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं। जैसे जैसे पॉपुलेशन कुछ स्टेट में बढ़ेगी उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बढ़ेगा, एमपीज़ उनके ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इसलिए ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए, स्टेट्स को एनकरेज करने के लिए कि पॉपुलेशन के जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसको वो रोके और बहुत ज़्यादा जो है सीट्स ना बढ़े उनकी, इसलिए जो है सरकार ने 1971 में जो डिलिमिटेशन था एक्सरसाइज उसको फ्रोज कर दी। अब सीट्स नहीं बढ़ रही है। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स 545 है, उसके बाद से चेंज नहीं आया है। 1971 सेंसस के हिसाब से ये लोकसभा की सीटें फिक्स कर दी गई थी। इसको करने के लिए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया टिल द 2000 ईयर, विच वॉज एक्सटेंडेड बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टिल 2026। इसका मतलब 2026 के बाद जब सेंसस होगा तभी ये सीट्स को दोबारा चेंज किया जाएगा। अमेंडमेंट में ला दिया गया कि फर्स्ट टाइम जो अमेंडमेंट आया था कि 2000 तक के जो 545 सीट्स है वो फिक्स रहेगी, उसके बाद इसको एक्सटेंड करके 2026 तक ये सीट को एक्सटेंड करने की बात कह दी गई। ठीक है। Hence, the population based on which the number of seat is allocated refers to the population as per the 1971 census। जो सॉरी जो पॉपुलेशन है जिसके हिसाब से सीट्स है ना, वो 1971 की पॉपुलेशन है। 545 जो सीट्स है लोकसभा की वो 1971 के सेंसस के हिसाब से। ठीक है। इसके अलावा जो SC ST की रिजर्व करने वाली सीट्स है उसको हमने 2001 के सेंसस के हिसाब से क्या किया है, रखा है। 2001 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था और उसके हिसाब से हम SC ST की जो पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन 2001 की, उसके हिसाब से रिजर्व कर सकते हैं सीट्स को। इसके अलावा रीएडजस्टमेंट भी किया जा सकता है टेरिटरी का, वो भी 2001 के सेंसस के हिसाब से हो रहा है। रीएडजस्टमेंट मतलब 2001 की जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन बढ़ गई एक स्टेट की, अब एक स्टेट की पॉपुलेशन जब बढ़ गई तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 230 है तो 230 ही रहेगी। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ डिस्ट्रिक्ट की कम है, तो इस केस में हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहले 2 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन रही थी, लेकिन अब वहाँ की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि वो एक सिंगल जो है डिस्ट्रिक्ट, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है। तो रीएडजस्टमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंसी वो 2001 सेंसस के हिसाब से होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो डिलिमिटेशन कमीशन 1981 और 1991 में नहीं हुआ था, 2001 में सेटअप हुआ था, और इसके पहले 71 तक तो हुआ था। 2000 ऑब्वियसली 11 में भी ये नहीं हुआ है। ठीक है। तो अभी जो है 2026 में फ्रीज किया था 26 के लिए, और अभी 2021 का सेंसस नहीं हुआ है, तो अब ये बात की जा रही है कि 2026 के बाद अगर सेंसस होता है तो डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं ये समझते हैं। ठीक है। 1971 में हमने फ्रीज कर दिया था, इसी सेंसस के हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो फिक्स हो गई थी। लेकिन उसके बाद से, समझ रहे हो आप, उसके बाद से ऑलमोस्ट 40-50 साल हो चुके हैं और अब पॉपुलेशन अलग लेवल की बढ़ी है, और जो पॉपुलेशन अलग बढ़ी है वो अनइवन बढ़ी है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, खासकर हिंदी बेल्ट में, जैसे कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पर पॉपुलेशन भयंकर बढ़ी है। कुछ ऐसे राज्य जो साउथ स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम बढ़ी है, जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। तो पिछले 50 सालों में ये वाले स्टेट में पॉपुलेशन कम बढ़ी है। अब नई पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम सीट्स बढ़ाएंगे और एलोकेट करेंगे तो जो जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया पॉपुलेशन को रोकने के लिए, हम उन्हें पनिश कर रहे हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो, क्योंकि वो राज्य में
है ना, जो लोकसभा सीट मिलेगी उन राज्य को वो बहुत कम मिलेगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है वो कम बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें उनको नुकसान हो गए, और जो बड़े स्टेट है, हिंदी बेल्ट वाले स्टेट है, उनको बेनिफिट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फेडरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है। कुछ स्टेट को बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ 4 स्टेट जीत लो, यूपी जीत लिया, एमपी जीत लिया, राजस्थान जीत लिया और गुजरात जीत लिया, ऐसे 4-5 स्टेट से ही जो है एक पार्टी बन जाएगी सरकार में, और सदर्न स्टेट का से जो है कम हो जाएगा। तो ये फेडरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है। तो यहाँ पर 2 सिनेरियो दिए हैं। 2026 के बाद अगर डिलिमिटेशन होता है तो क्या क्या हो सकता है। अगर हम ये माने कि 2026 की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं और हम सीट्स को 543 ही रखते हैं, 545 ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, है ना, तो ओवरऑल लोकसभा की सीट्स 543 ही रहेगी। लेकिन हम जो पॉपुलेशन है स्टेट की उसके हिसाब से चेंज कर देते हैं कि कौन सी स्टेट को कितनी सीट्स मिलेगी। तो यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उनको जो है 11 सीटों का फ़ायदा हो सकता है। यहाँ हमने क्या कर दिया, 545 जो सीट्स हैं ये फिक्स रखी है, लेकिन जो पॉपुलेशन है उसे 2026 के हिसाब से ले रहे हैं। 2026 के हिसाब से जब आप पॉपुलेशन लेंगे तो हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग अलग वो की जाएगी, डिवाइड करके देखा जाएगा। तो यूपी पहले 80 ऑलरेडी था, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इनको कुछ सीट्स का गेन होगा, लेकिन तमिलनाडु की पॉपुलेशन उतनी नहीं बढ़ी तो इनको सीट्स का नुकसान होगा। तो ये सीट्स जो गेन है वो तमिलनाडु, केरला और इन स्टेट से जाएगी। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, यूपी की 11 बढ़ेगी, बिहार की 10 बढ़ेगी, राजस्थान की 6, एमपी की 4, तमिलनाडु की -8 होगी, आंध्र और तेलंगाना मिला के -8, केरला की भी -8। तो ये जो स्टेट्स हैं इनको सीटों का नुकसान होगा अगर हम फिक्स रखते हैं तो, और इनका जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है वो कम होगा, यहाँ के लोगों का नुकसान होगा ऑब्वियसली। अगर हम दूसरा क्या सॉल्यूशन है कि पॉपुलेशन 2026 के हिसाब से सीट्स बढ़ा देते हैं, लोकसभा की 848 कर देते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से ये माना गया कि 848 जो है सीट्स होगी। तो यूपी में जो बढ़ने वाली सीट्स है वो कितनी होगी, 63 सीट्स बढ़ जाएगी, टोटल हो जाएगी 143 प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से। बिहार में 39 सीट्स बढ़ेगी, राजस्थान में 25, और बाकी स्टेट्स में देखें, तमिलनाडु में कितनी बढ़ेगी, 10, आंध्रा और तेलंगाना में 12। तो बहुत ही जो है डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। सदर्न स्टेट को अभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सिर्फ ये 4 स्टेट जीत गए और बहुमत हासिल हो गया। तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं जो कि फेडरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में हैं। जो हमारी फिलॉसफी है, सारे फेडरल जो स्टेट्स हैं उनको भी बराबर जो है क्या मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उसके अगेंस्ट में है। तो क्या किया जा सकता है ना, व्हाट कैन बी द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन तो यार यही रहेगा कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है उसे भी हमें इंश्योर करना है ना, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन है पीपल का वो भी सही होना चाहिए। अगर 10 लाख में एक एमपी पहले था तो अभी भी कोशिश करें कि 10 लाख में एक एमपी ही रहे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरा फेडरल प्रिंसिपल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है फेडरल कंट्री ऑलमोस्ट अब फेडरल ही है, क्वासी फेडरल बोलते हैं, और फेडरल प्रिंसिपल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में भी इंक्लूड होता है। तो अगर ये वॉयलेट होगा तो ऑब्वियसली कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फालतू जो है पेटिशंस लगेगी। तो क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्या हम दोनों इश्यूज़ को रिकॉन्साइल कर सकते हैं? बिल्कुल रिकॉन्साइल कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है, जो 545 है लोकसभा की इसे फिक्स ही रखा जाए। जो स्टेट असेंबलीज़ हैं इनको 2026 की पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है, ताकि स्टेट के लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। और बाकी लोकसभा में जो 545 है और हर स्टेट को जितनी सीट्स मिली है उसको उसी तरीके से फिक्स रखने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है इंश्योर करेगी कि फेडरल प्रिंसिपल भी यहाँ पर क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी हो रहा है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सारे जितने भी
प्रोग्राम्स सरकार बनाती है वो इम्प्लीमेंट तो स्टेट ही करता है ना। सेंटर तो इमेजिनरी है, एक्चुअल में तो स्टेट ही है। जो स्टेट होते हैं वही इम्प्लीमेंट करते हैं सारे प्रोग्राम्स को, और बहुत सारे जो लोकल इश्यूज़ हैं वो भी वही देखते हैं। उन्हीं के पास पावर है। सेंटर के पास पावर अगर देखें तो उनके पास रेलवे है, टेलीकम्युनिकेशन, एक्सटर्नल डिफेंस, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी पावर्स है और उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती हमें डे टू डे में। लेकिन डे टू डे में अफेक्ट करने वाली जो गवर्नमेंट होती है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए, ताकि जो प्रिंसिपल है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, वो इंश्योर हो सके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा की सीट चेंज नहीं करेंगे, और इसमें जो होने वाला रिप्रेजेंटेशन है उसको भी नहीं बदलेंगे। लोकसभा की सीट्स भी फिक्स रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ये भी कर सकते हैं कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, उस पर फोकस करें, और पंचायत को और जितनी भी 3 टायर बॉडीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, उनको फंक्शनल ऑटोनॉमी दें, उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दें। ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको आर्टिकल पूरा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है लॉ इज़ नॉट इनफ। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, इसलिए क्योंकि ये बिल है, लेकिन एक्ट बन सकता है इसी सेशन में, और इसलिए हम लोग इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। एक्ट पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में भी। वैसे तो ये आर्टिकल आपकी लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये जो न्यूज़ है ये अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी रेलेवेंट आर्टिकल है। क्यों है समझते हैं। लोकसभा ने रिसेंटली पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल पास किया है। ये जो बिल है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो लीक हो रहे हैं पेपर्स उसको रोकना, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही है, जो करप्शन हो रहा है, पैसे दे के लोग जॉब ले रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ को रोकना, जो एग्जामिनेशन मैल प्रैक्टिसेस है, जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में की जा रही है, उसको रोकने के ऑब्जेक्टिव से ये बिल को पेश किया गया है। अगर हम बात करें इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन की, तो पिछले 5 सालों में कम से कम 40 ऐसे इंस्टेंसेस हैं पेपर लीक के पूरे 15 स्टेट्स में, और जो लगभग 1.4 करोड़ एस्पिरेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ को टच कर रहे हैं। और ये जो 40 पेपर लीक्स हैं इसमें 1 लाख के आसपास टोटल पोस्ट थी, ठीक है। तो लगभग 1 लाख के अराउंड पोस्ट के जो एग्ज़ाम्स है वो उसके पेपर लीक हुए हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा जो है बच्चे प्रभावित हुए हैं पिछले 5 सालों में, और बहुत ही ज़्यादा सॉरी स्टेट्स ऑफ अफेयर है पब्लिक रिक्रूटमेंट का, है ना। जो सरकारी रिक्रूटमेंट है उसमें हम जानते ही हैं 1 साल पेपर होता है, नेक्स्ट ईयर हाई कोर्ट में रहता है वो पूरा पेपर, उसका रिजल्ट, और फिर तीसरे साल चौथे साल तक आता है, फिर ज्वाइनिंग 2 साल बाद होती है। मिनिमम 5 साल एक जो है सरकारी नौकरी लगने में हो गया है। कोई टाइमलाइन नहीं है, एक बार नोटिफिकेशन आता है, फिर पेपर की डेट आने में महीनों लग जाते हैं, और ऐसा एक स्टेट में नहीं सारे स्टेट में यही हाल है ना। कुछ ऐसे हैं एग्ज़ाम्स जिसमें लीक चल रहे हैं, 15-15 लाख रुपए में एक जो है सीट बिक रही है, और ऐसे कई सारे एविडेंसेस भी देखने के लिए मिले हैं सोशल मीडिया में पिछले कुछ समय में। MP में पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी हमने देखा बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ था। तो ये जो चीज़ें हैं वो लगातार हमें देखने के लिए मिल रही है। बच्चों की जो लाइफ है उसके साथ खेला जा रहा है। जो मेरिट बेसिस पे बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। जो अनफेयर प्रैक्टिस से पैसे दे करके लीक करवा करके सिलेक्शन ले रहा है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एग्जामिनेशन मेल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए सरकार को ये बिल जो है लेकर आना पड़ा है। बहुत सारे स्टेट में हैं ऐसे बिल, लेकिन वहाँ इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ख़राब है। मतलब स्टेट लेवल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है। UPSC जैसे इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर एटलीस्ट चीज़ें टाइम के साथ होती हैं। मेल प्रैक्टिसेस का हम नहीं जानते, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर चीज़ें टाइम के साथ होती है और पहले से कैलेंडर डिसाइडेड होता है। लेकिन स्टेट की हालत बहुत ज़्यादा अभी ख़राब है। इसके बाद ऐसा भी होता है कि लीक हो जाते हैं पेपर, लेकिन ये बॉडी जो है अकाउंटेबिलिटी शो नहीं करती है, बोले नहीं हुए हैं लीक, है ना। APFC पेपर लीक हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी में लीक कर दिया गया था, वहीं से ज़्यादा लोग उसमें सिलेक्ट हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई उसमें ऐसा नहीं हुआ कि पोस्टपोन किया जा रहा है उसको, क्योंकि ओन ही नहीं करते, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है ये जो इंस्टीट्यूशन है जो कि रिक्रूट करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन। और ठीक, तो ये सारे इश्यूज को डील करने के लिए सरकार ने एक नया बिल लेकर आई है जो लोकसभा से पास हुआ है। ये एंटी चीटिंग लॉ
है बेसिकली, और जो अनफेयर मीन्स का यूज़ करके जॉब ले रहे हैं उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। इससे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे करने की ज़रूरत है। अगर आप इस स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में भी लीक्स लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। इवन कुछ इलेक्शन है जहाँ पर ये मुद्दा बना, जैसे एमपी का, राजस्थान का, तेलंगाना का। ठीक है, एमपी में है ना उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो यूनिटी है बच्चों में वो उतनी नहीं है। जैसे कास्ट के बेसिस पे वोट पड़ते हैं, वैसे जो ये सारे स्कैंडल्स हो रहे हैं उसके अगेंस्ट में वोट नहीं पड़ते हैं, है ना। तो एकजुटता यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, कांग्रेस ने तेलंगाना पे बीजेपी पे आरोप लगाया, और एमपी में कांग्रेस ने बीजेपी पे आरोप लगाया। सॉरी, तेलंगाना में बीजेपी नहीं थी, दूसरी रूलिंग गवर्नमेंट थी, उन पे आरोप लगाया कि ये लोग मिलकर माफियाओं के साथ पेपर लीक करा रहे हैं। तो इलेक्शन का मुद्दा ज़रूर है, लेकिन वोट नहीं पड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत इशू ज़रूर बन रहा है, लेकिन इस पर वोट नहीं पड़ रहे हैं, एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि हमें कास्ट वाली चीज़ों में दिखाई देती है। लेकिन ये चीज़ें अब मुद्दा बनना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की लाइफ जो है, स्पेशली जो बच्चे हैं, उनका काफ़ी साल जो है गोल्डन ईयर्स निकल जाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइड, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो थोड़ा सा जो बिल है उसे कॉम्प्रिहेंसिव भी बनाया जाना चाहिए था, और जो लोग हैं उनकी लाइफ को टच करना बहुत ज़रूरी है, उनकी लाइफ को, बच्चों की लाइफ को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, वही यही बच्चे हैं। इसी एज में तो वो अच्छा जॉब कर सकते हैं, क्योंकि 5-6 साल के बाद तो वो एनर्जी भी कम हो जाती है, उसके बाद उन्हें वापस जाके जॉब भी नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर में भी इतना आसान नहीं होता है उनके लिए वापस जाना। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा लॉ को कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा सकता था। ऐसी सिचुएशन आ क्यों रही है? अगर देखें, इवन 30 ईयर्स आफ्टर लिबरलाइजेशन, 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों है ऐसा? स्पेशली मिडिल क्लास जो पीपल हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिलता है। एक तो सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद इनकम इंश्योर्ड है, और जो गैप है वो परमानेंट कमीशन, जो पेमेंट कमीशन बनाए जाते हैं, उससे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच का जो गैप है उसे कम किया जा रहा है ना। लगातार ये चीज़ें हो रही है, तो इनकम इंश्योर हो रही है, सोशल सिक्योरिटी है। रिसेशन आ जाता है, प्राइवेट वाले की जॉब चली जाती है, सरकारी वाला खुश रहता है कि देखो भाई हमारे पास तो जॉब है। उसके अलावा स्टेटस है, सरकारी नौकरी के साथ अपने आप एक स्टेटस जुड़ चुका है ना। आपकी शादी नहीं हो रही होगी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो, लेकिन अगर आप सरकारी में हो तो आप 35 के भी हो जाओ, आपकी शादी आराम से हो जाना है। तो सरकारी नौकरी वाले को शादी भी बहुत जल्दी हो जाती है। ये सब बेनिफिट्स हैं, ये सब इसी कारण से क्रेज़ है। जनरली हम लोग क्यों ऑप्ट करते हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं और वो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये सारे रीज़न हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे, जो बच्चे हैं उनके जाने का। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया है चीज़ों का। अब सरकार इतना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं सकती, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी में अब इतनी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें क्या कर दी गई है? आउटसोर्स कर दी गई है। तो सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा। माफियाज जो है इस डिमांड सप्लाई के गैप को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और चीटिंग करवा रहे हैं, ताकि जो है बच्चे क्या कर सकें, अनफेयर तरीके से सिलेक्ट हो सके, है ना। क्योंकि डिमांड सप्लाई का गैप बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन कट थ्रोट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पास नहीं हो सकते, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल मीन्स हैं, तो वो अनफेयर प्रैक्टिसेस से ये सारी चीज़ें भी किया करते हैं। तो ये सारे रीजंस के कारण अभी भी गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ बना हुआ है, और इसलिए हमें जो है थोड़ा ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक बिल से नहीं होगा, ठीक है। हमें एटलीस्ट प्राइवेट सर्विसेज, जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है, और अच्छी जॉब क्रिएट करने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर में अगर अच्छी जॉब्स नहीं आती है तो फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ लोग आते हैं। बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करने इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बाकियों से अलग दिखें, है ना, भीड़ का हिस्सा ना हो। तो अगर अच्छी प्राइवेट नौकरियां निकलती हैं, एक अच्छे स्तर की नौकरियां निकलती हैं, तो आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, ठीक है। रिसेशन के बीच में जो 2008 और 2013 के बीच में काफ़ी बच्चे नए ऐड हुए थे गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करने में, क्योंकि रिसेशन हुआ था। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ है, और इसको नलीफाई करने के लिए सरकार को प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया नौकरियाँ निकालने की ज़रूरत है, और बच्चों को अनफेयर मीन से, चीटिंग से, लीक से बचाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? उनकी लाइफ के साथ उनकी बेसिकली जो गोल्डन ईयर्स हैं उन्हें बचाने के लिए, है ना, जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने की ज़रूरत है। ये आर्टिकल था, होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका। हमारा लास्ट आर्टिकल है सिग्नल फ्रॉम इंडस्ट्री। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है।
डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है। ये डेटा आप यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस में, आंसर्स में, प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं डेटा बेस्ड क्वेश्चन। तो प्री और मेंस एस्पेक्ट दोनों कवर करेंगे। क्या है न्यूज़, शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज द रिजल्ट ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री फॉर 2021 ईयर एंड 2021-22 ईयर। ठीक है, तो ये 2 सालों के लिए एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री का डेटा रिलीज़ किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। ये जो ASI है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कवर करता है। ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है? मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं और यहाँ पर पावर का यूज़ किया जा रहा है ना, फैक्ट्री में पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोडक्शन में, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहेंगे। और अगर मान लीजिए विदाउट पावर 20 से ज़्यादा लोगों को काम दिया जा रहा है तो उसे भी हम ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये जो ASI सर्वे है ये सिर्फ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए किया जाता है। और ये दोनों साल बहुत क्रिटिकल हैं, 2020-21 और 21-22, क्योंकि हमें ये डिसरप्शन वाले ईयर थे, पेंडेमिक वाले ईयर थे। और इसका डेटा हमको बेहतर जो है इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस समय जो इकॉनमी ऑफ स्टेट था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसकी क्या हालत थी, क्या लेवल था। ठीक है, ग्रो हो रहा था, नहीं हो रहा था, डिसरप्शन में क्या क्या इश्यूज आ रहे थे। ठीक, तो काफ़ी अच्छा आया है सर्वे, पॉजिटिव है। एग्रीगेट लेवल पर बात करें, एट एग्रीगेट लेवल ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रू बाय 8.8% इन 2020 और 21। करेंट प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो 2020-21 वाले साल में ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ है? 8.8% का हुआ है। पिछले साल बहुत कम हुआ था ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इसलिए बेस इफेक्ट भी लगा होगा और उसके हिसाब से 8.8% की ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ग्रोथ इन वैल्यू एडेड वॉज ड्रिवन बाय शार्पर फॉल इन इनपुट। जो इनपुट है वो बहुत कम हुआ है, आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, लेकिन इनपुट कम होने के कारण हमें वैल्यू एडिशन ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। इन 2020-21 एज इकॉनमी रीबाउंडेड, 20-21 में इकॉनमी, लॉकडाउन खुल गया था, इकॉनमी रीबाउंड होना शुरू की और जो वैल्यू एडिशन था वो 26% के आसपास था, जिसमें आउटपुट 35% से ग्रो हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छे संकेत हैं। लेकिन ये भी पैंडमिक के कारण है ना। पैंडमिक पिछले वाले साल में बहुत कम जो है वैल्यू एडिशन हो रहा था, आउटपुट बहुत ज़्यादा कम था, है ना, इसलिए जो है नेक्स्ट ईयर थोड़ा आउटपुट बढ़ा तो हमें उछाल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर भी बेस इफेक्ट का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। इन बोथ दिस ईयर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रू एट अ फास्टर पेस देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उससे ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। द इंडस्ट्री दैट ड्रोव ग्रोथ ड्यूरिंग 2021-22 वर बेसिक मेटल, कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल, मोटर व्हीकल्स एंड केमिकल्स। ये इंडस्ट्री मेन थी जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है और प्रॉफिट्स भी हमें देखने के लिए मिले इन इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट पहले साल कम हुआ था, मार्जिनली कम हुआ था, 1.66 करोड़ था 2019-20 में और फिर 2020-21 में 1.6 करोड़ था। ठीक है, चूँकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, आपको याद होना चाहिए ऑर्गेनाइज सेक्टर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर नहीं किया था। बहुत कम ही कंपनियां हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर किया था। उनके पास वर्किंग कैपिटल होती है, वो सैलरी दे सकते हैं लंबे समय तक, है ना, डिसरप्शन में भी। तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, है ना, ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई थी। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट ईयर पिकअप भी किया, 1.6 करोड़ से 1.7 करोड़ ये पहुंच चुका था। 2021-22 में लगभग 7% का इंक्रीज़ था। तो ये जो पिकअप है एम्प्लॉयमेंट में ये भी काफ़ी एनकरेजिंग है। हाउएवर द पेस एट विच क्वालिटी जॉब्स आर बीइंग जनरेटेड अक्रॉस ऑल सेक्टर एट द एग्रीगेट ऑल इंडिया लेवल मस्ट टू बी डिजायर्ड। 2017-18 और 2022-23 के बीच में लेबर फोर्स 48% से 57% बढ़ी है और जो परसेंटेज ऑफ वर्कर्स है वो मेनली सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। रेगुलर सैलरी जॉब
और कैजुअल वेज एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इसका मतलब अगर हम देखें तो जॉब ज़रूर पड़ रही है, पर सबकी सब सेल्फ एम्प्लॉयड वाली जॉब है और मेनली एग्रीकल्चर वाली जॉब है। और मैन्युफैक्चरिंग वर्कर का अगर शेयर देखेंगे तो वो भी गिरा है इस पीरियड में, 12% से 11.4% है। तो ये जॉब डिलेमा और ये चैलेंज अभी भी बना हुआ है। हालांकि ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, ग्रो कर रहा है तेज़ी से, डिसरप्शन वाले ईयर में भी अच्छा किया है, लेकिन अभी भी जो अच्छी जॉब्स है यहाँ पर नहीं हो रही है, वो हमें है ना क्रिएट करने पे फोकस करना पड़ेगा। ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।